जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आप देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक इसका जो विभाजन किया गया है वो 3 चरणों में किया गया है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो इन तीनों चरणों का निचोड़ अर्थात पूरे संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन का जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है आप देख रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे दिल्ली राजधानी हो, चाहे चौरी चौरा कांड हो, चाहे साइमन कमीशन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, इसको लेकर के आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा इसको समाप्त करेंगे। और उम्मीद और विश्वास है कि इस वीडियो से, जो मास्टर वीडियो आपकी है, से कोई भी भर्ती परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हम उम्मीद और विश्वास करेंगे कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी और जो भी आपकी क्रिया प्रतिक्रिया होगी, आप लोग उस अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को बताइएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि पहला टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला टॉपिक शुरुआत है क्या? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहले हम ये लोग देखेंगे कि आंदोलन की शुरुआत वहां से होती है जब भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। अंग्रेजों ने इसको अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन ये गड़बड़ी हो गई कि ये कहीं ना कहीं इसमें भारतीय लोग एकत्रित हो गए। भाई दक्षिण भारत वाले भी आ गए, पूर्व वाले आ गए, मध्य वाले आ गए, सब लोग इकट्ठे हो गए। सब लोग अपनी दर्द को बयां करना शुरू कर दिए कि अंग्रेज हमको सता रहे हैं। तो ये धीरे धीरे सभी भारतीय क्या हो गए थे? एक हो गए थे। तो आप देख रहे हैं कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के कांग्रेस की स्थापना देश के एक बड़े आंदोलन का क्या करती है? नेतृत्व करती है। आप देख रहे हैं कि इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना कब हो रही है? 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियम हुम। इनको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं? A.O. हुम। तो कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। और यह एक असैन्य अधिकारी थे। ये जो थे वो क्या थे? असैन्य अधिकारी थे। ये असैन्य अधिकारी थे। ये असैन्य अधिकारी थे और इन्हें शिमला का संत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिमला का संत। तो इनको शिमला का संत के नाम से जाना जाता था। ठीक, पूछेगा कि कहां पर ये स्थापना हुई? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। शुरुआत में इसका क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाद, मतलब कि दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ पहले था और बाद में इसका क्या नाम हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण करने का श्रेय किसको जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाता है। किसको जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाता है। अब आप देख रहे हैं कि 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ प्रमुख बैठकें थी, तो वो कहां पर हुई थी? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर हुई थी। तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो पहली बैठक कहाँ हुई थी? वो बंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। कोलकाता में कब हुई थी? 1886 में। तीसरी बैठक आपकी कहाँ हुई थी? मद्रास में। कहाँ हुई थी? मद्रास में। कब हुई थी? 1887 में। और चौथी बैठक कहाँ हुई थी? तो आपकी इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद में कब हुई थी? 1888 में। उसके बाद पांचवा फिर बंबई में होता है, 1889 में। और जो छठा होता है वो आपका कोलकाता में होता है। कोलकाता 1893 में। 1893 में होता है। तो ये कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। पहला आपका कहां पर हुआ? बंबई में हुआ। कब हुआ? देखिए 85, 86, 87, 88, उसके बाद 96। देखिए छठे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 96। तो छठे नंबर पे 96 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहां पर देख लिया। कहां पर? सबसे पहले बंबई। बा का मा ई बक, बक मई, बक से
कितना अधिवेशन हम लोगों को क्लियर हो गया यहाँ पर? 6 अधिवेशन। इस अधिवेशन से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कांग्रेस प्रथम अधिवेशन कह रहा है, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इनका पूरा नाम क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे भैया? बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम यूरोपीय जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन था? जॉर्ज यूले। कौन सा, कहां पर यह अध्यक्षता किया था? इलाहाबाद। कहां की अध्यक्षता? इलाहाबाद की। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। प्रथम यूरोपीय महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, उनका क्या नाम था? एनी बेसेंट। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन थी जिन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो आप क्या लगाओगे? एनी बेसेंट। आप जो है कादम्बिनी गांगुली के लिए क्या कह रहा है कि प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को क्या किया था? संबोधित किया था, ना कि इन्होंने अध्यक्षता किया था। तो अध्यक्षता की बात करेगा तो सबसे पहले आप किसको लगाएंगे? एनी बेसेंट। लेकिन अगर भारतीय महिला की बात करेगा तो आप किसको लगाएंगे? सरोजिनी नायडू को। और प्रथम महिला की बात करेगा तो आप किसको लगाएंगे? प्रथम यूरोपीय की बात करेगा तो आप किसको लगाएंगे? एनी बेसेंट को। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, कब गाया गया था? 1896। कहां गाया गया था? कलकत्ता में। उस टाइम उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उस टाइम उसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी। रहमतुल्ला सयानी जो एक मुस्लिम थे और इन्हीं के समय में ये गाया गया था। और कुछ मुस्लिम लोग जो हैं वंदे मातरम का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि इसका जब शुरुआत किया गया, ये जब गाया गया सबसे पहले, तो हमारे किसी मुसलमान भाई ने ही इसको गाया था। तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में किसके द्वारा? रहमतुल्ला सयानी के समय। इसको लिया कहां से गया है? तो वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है। उस उपन्यास का नाम क्या है? आनंद मठ। तो आनंद मठ से ही इसको लिया गया है। किसको लिया गया है? किसके समय में गाया गया था? रहमतुल्ला सयानी। कहां पर गाया गया था? कलकत्ता में। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 1896 में। इससे बाद अगला हम देख लेते हैं 1905 बंगाल विभाजन, जो सबसे ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है। 1905 बंगाल विभाजन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिमों की एकता को क्या करना? तोड़ना। किसके द्वारा तोड़ना? अंग्रेजों। ये दिमाग किसका था? अंग्रेजों का, कि इसको तोड़ दिया जाए। और तोड़ करके इधर से आप देख रहे हैं इस तरफ इसको क्या बना दिया जाए? इसको पूर्वी बंगाल बना दिया जाए। और इसको क्या बना दिया जाए? पश्चिम बंगाल बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? पश्चिम बंगाल। और ये भाई साहब कौन है? कर्जन। इन्हीं के समय जो है, उस समय भारत के ये क्या थे? वायसराय थे। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन 1905। आप देख रहे हैं एक पश्चिम बंगाल है और एक आपका पूर्वी बंगाल है। पूर्वी बंगाल में कौन कौन आ रहा है? पूर्वी बंगाल प्लस असम वाला क्षेत्र। और कौन आ रहा है? पूर्वी बंगाल। और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या क्या है? बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है। तो हिंदू जनसंख्या का बाहुल्य क्षेत्र किधर था? पश्चिम की तरफ था। लेकिन मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य क्षेत्र किस तरफ था? पूर्वी था। का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि भारत के हिंदू और मुस्लिमों को क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए, जिसके कारण ये कमजोर हो जाए। और कमजोर हो जाएंगे तो आसानी से हम लोग इनके ऊपर राज करेंगे। ठीक। आगे की तरफ कुछ इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश द्वारा संसद में क्या किया गया? रखा गया। ठीक। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने यह प्रस्ताव को ले आया गया, जनता के सामने। उसके बाद तुरंत अगले दिन 20 जुलाई को समाचार पत्र विभाजन की घोषणा का ये प्रकाशन, मतलब समाचार पत्रों में प्रकाशन कर दिया गया कि बंगाल विभाजन हो चुका है। ये उसका मामला है। 7 अगस्त 1905 को इसका क्या हुआ? विरोध। तो इसका जो विरोध शुरू किया गया, वो विरोध जो शुरू किया गया वो किसके द्वारा शुरू किया? भारतीयों के द्वारा।
के द्वारा शुरू किया गया था, भारतीयों के द्वारा विरोध शुरू किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन, पूरी तरह से बंगाल विभाजन हो गया। तो जब बंगाल विभाजन हो गया तो 16 अगस्त को ही एक दिवस मनाया गया, उसको क्या कहा गया? शोक दिवस। शोक दिवस, शोक दिवस के रूप में इसको मनाया गया। आगे भी देखिए इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि 16 अक्टूबर को पूरी तरह से क्या हो गया? 16 अक्टूबर को विभाजन एकदम पूरी तरह से क्या हो गया? लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई और 16 अक्टूबर 1905 को किसके दिवस के रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन वहीं पर रक्षाबंधन दिवस के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने मनाने की, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन दिवस का मतलब कि हम लोग अलग अलग कर दिया गया है लेकिन हम लोग अलग नहीं होंगे। जैसे एक भाई बहन का विवाह हो जाता है और वो अपने घर चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका संबंध भाई के साथ लगा रहता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि यार तुम लोग हमको कितना भी तोड़ दोगे लेकिन हमारा जो अपना प्यार सम्मान है वो उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता है। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत, क्या नाम है? अमार सोनार बंगला लिखा, जो बांग्लादेश का क्या बन गया है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? अमार सोनार बंगला। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही 16 अगस्त को जो कौन सा दिवस मनाया गया था? शोक दिवस। उसको उन्होंने किस रूप में मनाने की बात कही? रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने की बात कही। अगला है 1906 मुस्लिम लीग। 1905 के बाद अगला हम लोगों का आता है 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1 अक्टूबर 1906 शिमला में वायसराय, उस समय लॉर्ड कौन था भाई? भारत का उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, जिसमें कितने लोग शामिल थे? 36। ये आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 में किससे जाकर के मिलते थे? किससे जाकर के मिले? वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले। और इन लोगों ने ये शिष्टमंडल केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए किसकी बात की? पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 23 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा किसके नेतृत्व में हुई? किसके नेतृत्व में हुई? सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। इनके सहयोगी कौन थे? आगा खां। आगा खां। उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया। तो कितने नाम यहां आपको मिल गए? 3 नाम मिले। एक तो आपको आगा खां मिले, एक आपको सलीमुल्लाह मिले और एक आपके नवाब मोहसिन उल मुल्क। इसके लेकिन मुख्य रूप से किसको माना जाता है? सलीमुल्लाह और आगा खां को। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में क्या हुए? शामिल हुए और धीरे धीरे ये मुस्लिम भाइयों को भारत की धरती से भड़काने का प्रयास करके, और ये धीरे धीरे किस तरफ लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं? ये पश्चिमी मतलब पाकिस्तान की तरफ। अगला है 1907 कांग्रेस का अधिवेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। करा है 1907। स्थान सूरत। अध्यक्षता रासबिहारी बोस। कांग्रेस का विभाजन किसमें? नरम दल और गरम दल। नरम दल की जो पृष्ठभूमि थी उस शहर से जुड़ी थी, जो गरम दल की पृष्ठभूमि कहां से जुड़ी थी? गांव से जुड़ी थी। आप देख रहे हैं कि उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता इधर हैं कुछ और गरम दल के नेता कुछ इधर हैं। गरम दल वाले में कौन है भैया? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल का संबंध, सवाल पूछा जाता है कि लाल बाल पाल का संबंध किससे नहीं है? तो लाल बाल पाल का संबंध किससे नहीं है? तो इन तीनों के अलावा जो रहेगा उससे नहीं होगा। तो गरम दल के कुछ ये नेता थे भैया। नरम दल में दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बसु,
तीन इंसावाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष और मनमोहन घोष। ये भाई साहब एकदम शांत वाले थे, मारपीट करके काम नहीं करना है। तो 1907 कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो थे वो कह सकते हैं कि जब इसकी अध्यक्षता किए तो उसी समय क्या हो गया, नरम दल गरम दल विभाजन हो गया। लेकिन ये 1916 में पुनः क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक, 1916 में ये एक हो जाता है। अगला है 1908 खुदीराम बोस और 1908 अलीपुर षड्यंत्र केस। आइए देखते हैं। शहीद खुदीराम बोस भारत में प्रथम ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के कहां पर हुआ? मेदिनीपुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरनगर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को कहां पर? मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की उम्र में उनको क्या दे दी गई? कब दे दी गई? 1908। कब जन्म हुआ इनका? 89 में। और फांसी कब दे दी गई? 18। तो कहीं कहीं आपको 14 बरस भी लिखा मिला। ठीक, सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन थे? हमारे भारत के क्रांतिकारी खुदीराम बोस, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र का शहीद बताया गया। तो भारत के वो कौन से व्यक्ति थे जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस। और 1908 अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी उसे। अगला है 1911। लेकिन इससे पहले आपका 1909 आया था। 1909 भाई, 1911 से पहले आपका क्या आया था? 1909। 1908 के बाद आपका आया था 1909। तो 1909 को हम लोग संविधान में पढ़ लिए थे। इसको क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम मतलब मिंटो को ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। उसके बाद 10 में उस तरह से कोई घटना नहीं है। अगला हम लोग 11 देख लेते हैं। 11 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। रद्द कब कर दिया जा रहा है? ये 1911 में रद्द कर दिया गया। 1911 में रद्द किया गया और 1911 में ही कलकत्ता से हटा करके नई राजधानी को बनाया गया। 1912 ईस्वी में भारत की नई राजधानी क्या बन गई? दिल्ली बन गई। भारत की नई राजधानी दिल्ली। 1911 में अधिनियम पारित हुआ और 1912 में क्या बन गई? राजधानी बन गई। 1913 की प्रमुख घटना आप देखिए कौन सी है? गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इसका गठन 1913 में हुआ। मुख्यालय इसका कहां बनाया गया? सैन फ्रांसिस्को में। संस्थापक कौन थे भैया? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। तो ये कह सकते हैं कि विदेश में गठित होने वाली पहली मानी जाएगी नहीं? तो भैया आप देख रहे हैं मुख्यालय कहां है? सैन फ्रांसिस्को। तो विदेश में गठित होने वाली पहली क्रांतिकारी संगठन। लेकिन इससे पहले 1905 में भी किसी ने किया था। बताएंगे नाम? 1905 में कृष्ण करके कुछ नाम था।
है, कृष्ण कुमार करके था। भैया आप जो लोग देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि कौन थे वो, है ना। नहीं, 1913 के बाद 1914 में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हो रही है, 1914 में। इसका समापन कब हो रहा है, इसका समापन हो रहा है 1918 में। उसके बाद 1915 में गांधी जी का आगमन होता है, कहां से, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय कहां व्यतीत किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। 1915 में कहां जाते हैं, भारत। जब ये भारत आते हैं तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो अंग्रेज अधिकारियों ने इनसे कहा कि अगर आप अपने भारतीय युवाओं को हमारी सेना में शामिल कर देंगे तो हम ये युद्ध जीत जाएंगे। गांधी जी ने कहा इसमें हमारा क्या फायदा होगा। तो उन्होंने कहा, अंग्रेज अधिकारियों ने, हम आपको आजाद कर देंगे, आपको हम संविधान बना के दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा। गांधी जी ने कहा चलो यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके गुरु राजनीतिक गोपाल के गोखले थे। लोगों ने कहा था कि 1 साल तक आप जाइएगा, कोई आंदोलन वगैरह मत करिएगा। कहीं चलिए ठीक है। अब उसी के बाद जो है, जब ये भर्ती किए तो गांधी जी को ही क्या कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। लेकिन जब अंग्रेज सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीते तो उन लोगों ने जो बात गांधी जी से कही थी उसको क्या कर दिए, मना कर दिए। उसी के बाद 1916 में क्या होता है, लखनऊ समझौता। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार, जिनको नाम है क्या, एसी मजूमदार, इसमें नरम दल गरम दल क्या हो गया, एक हो गया। और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो गया, किसके साथ, 1916 में। अब देखिए, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, 1916 में। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, एसी मजूमदार के द्वारा। नरम दल गरम दल प्लस मुस्लिम लीग, तीनों क्या हो गए, इसमें एक हो गए, ठीक। 1916 होम रूल लीग का क्या हो गया, गठन हो गया। आइए देखते हैं, या प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया की जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनैतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। इससे जुड़े 2 व्यक्ति थे, एक एनी बेसेंट, जिन्होंने कहां पर, मद्रास में, और दूसरे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने पुणे में। तो महाराष्ट्र या पुणे में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई, उसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। वहीं दक्षिण भारत मद्रास की बात करेगा तो एनी बेसेंट। किस समय हुआ, तो 1916। समय दोनों का क्या है, 1916, दोनों का समय क्या है, 1916 है, ठीक। अगला देखते हैं, अब आता है चंपारण आंदोलन। जब गांधी जी को यह पता चला कि अंग्रेज लोग हमारा जो हमें कहे थे वो हमारी अब किसी भी बातों को मानने को तैयार नहीं है, उसी समय चंपारण सत्याग्रह होता है 1917। कहां पर है ये भैया, बिहार में। कहां पर है, बिहार में। किस चीज को लेकर के था, नील की खेती को लेकर के। किस चीज को लेकर के था, नील की खेती को। 1917 चंपारण, बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही आमंत्रित किया था गांधी जी को। ये इनकी मुलाकात लखनऊ में हुई थी, और वहीं लखनऊ में ही इन्होंने कहा था, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से, कि बापूजी आप कभी बिहार भी आइए। गांधी जी से मिले और चंपारण जिले बिहार की स्थिति के बारे में बताया। 3 कठिया का मतलब 3/20, जिसके पास 20 कट्ठा जमीन होगी उसको 3 कट्ठा जमीन पर क्या करना होगा, नील की खेती। और उस नील की खेती जो करना होगा उसका रेट कौन निर्धारित करेगा, ब्रिटिश व्यापारी। मतलब मेहनत आप करोगे और रेट का निर्धारण कौन करेगा, वो लोग। और वो मनमानी रेट का निर्धारण करते थे, उसमें आपको कोई फायदा नहीं होता था। एक तो जमीन भी आपकी बंजर हो जा रही थी। जमीन क्यों बंजर हो जा रही थी, क्योंकि इस पौधे को जहां लगा दिया जाता था वहां की नमी और आर्द्रता सब एकदम गायब हो जाती थी। गांधी जी को जानकारी दी सारा सब कुछ। गांधी जी से चंपारण चलने को कहा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में।
अंग्रेज बागान मालिक क्या करते थे, किसानों को एक तरह से जिस प्रकार से मनमानी करना था वो पूरी तरह से करते थे। वही 3/20 हिस्से पर नील की खेती आवश्यक थी और इसको क्या कहा गया, 3 खटिया पद्धति। हाँ ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा खेत भी बर्बाद हो रहा है, लेकिन यार कम से कम उसका एक रेट भी तो मिलना चाहिए हमारे अनुसार, लेकिन उसमें भारतीय किसानों का कोई मतलब नहीं होता था, जिसके कारण काफी समस्या हुई। तो जब समस्या हुई तब उन लोगों ने कहा कि भैया अब आंदोलन किया जाएगा, और आंदोलन से कुछ होने वाला, बगैर आंदोलन के कुछ होने वाला नहीं है। गांधी जी सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिए थे, चंपारण। इनके द्वारा नहीं शुरू किया गया था, बल्कि ये सबसे पहले इसमें भाग लिए थे। क्या क्या कहानी थी, इससे जुड़े कुछ आगे है। जैसे चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी क्या किए, महात्मा गांधी भाग लिए थे। किसके आह्वान पर मतलब ये आए थे, तो राजकुमार शुक्ल से इनकी मुलाकात कहां पर हुई थी, लखनऊ में। कहां पर हुई थी, लखनऊ में। और यह विद्रोह क्या हो गया था, सफल हुआ का मतलब कि चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला ऐसा सत्याग्रह था जो क्या हुआ था, सफल हुआ। इससे पहले 1857 का विद्रोह भी हुआ, लेकिन 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो पाया। तो भारत का पहला सफल विद्रोह कौन था, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण जो सत्याग्रह था वो भारत का पहला सफल सत्याग्रह था, भारत का पहला सफल सत्याग्रह। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई, और उसके बाद से उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, रविंद्रनाथ टैगोर। कब इन्होंने दिया था, चंपारण सत्याग्रह के तुरंत बाद। और महात्मा को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस। वो 1943 में जब वो कहां से आकाशवाणी मतलब उस पे ऑल इंडिया रेडियो पर बोल रहे थे, सिंगापुर से, वहीं पर आजाद हिंद फौज का गठन हुआ दोबारा, वहीं पर उन्होंने कमान संभाली, और वहीं पर ही उन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा, राष्ट्रपिता कहा। ठीक, तो और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई भैया, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। इसके बाद अगला आंदोलन जो होता है मील मजदूर आंदोलन होता है। ये मील मजदूर आंदोलन क्या था, आइए देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद किसको था, प्लेग नामक बीमारी थी। प्लेग नामक बीमारी में जो कर्मचारियों को बोनस देना था वो मिल मालिक नहीं दे रहे थे। वो कर्मचारी, वो मजदूर बार बार आंदोलन कर रहे थे। मिल मालिक क्या करते थे, पुलिस वालों को बुला करके और उनको लाठी बरसा देते थे, बेचारे भाग जाते थे। तो सही इनको कोई नेता नहीं मिल रहा था। इसी बीच इन मजदूरों को पता चला कि बिहार में एक आंदोलन हुआ और वो सफल हो गया, और उसकी नींव मतलब नेतृत्व किसने किया, तो गांधी जी ने। बस गांधी जी को तुरंत बुला लिए। तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ, और ये भी पूरी तरह से क्या हुआ, सफल हुआ। ये भी क्या हो गया, सफल हो गया। ठीक, तो प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को क्या कर रहे थे, समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा, और इसमें क्या हुआ, जीत गए। तो देखिए, सबसे पहले 1917 में क्या था आपका, चंपारण सत्याग्रह। इसके तुरंत बाद आता है आपका 1918। चंपारण सत्याग्रह आपका कहां पर है, बिहार। अब सीधे पूर्व से कहां आंदोलन हो रहा है, पश्चिम में, अहमदाबाद में कब हो रहा है, ये आपका कहां पड़ेगा, गुजरात। कहां पड़ेगा, गुजरात। इसके तुरंत बाद जो तीसरा होता है वो भी 1918, वो कहां होता है, खेड़ा में। खेड़ा जो था वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन गांधी जी सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिए, तो चंपारण। और सबसे पहले वो उनके द्वारा जो शुरू किया गया
वो खेड़ा था, वो भी आपका गुजरात में ही है। आगे देखिए, ये खेड़ा आंदोलन 1918, ये कह सकते हैं कि आंदोलनों के क्रम में तीसरा है, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। इसकी क्या विशेषता थी? वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलों नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे कर वसूली की जा रही थी। मतलब कि जो किसान थे खेड़ा के, उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, फिर भी सरकार उनसे जबरदस्ती टैक्स मांग रही थी। इसके विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। तो गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ कर देना चाहिए। जब हुआ ही नहीं है तो बेचारे वो किसान कहाँ से टैक्स देंगे? ठीक, इस टाइम जो जीएसटी है, जितना आपका लगेगा उतना ही आपको देना है। कम आया है तो कम देना है, ज्यादा आया इनकम तो ज्यादा, नहीं आया है तो नील फाइल कर देना है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों को लेकर वे भारत में भी काफी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए भारत में बड़े नेता के रूप। ठीक, तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया कौन सा सत्याग्रह था भैया? हाँ, खेड़ा। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह। क्या नाम था इसका? खेड़ा। तो आपका चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया और खेड़ा हो गया। अब इसके बाद देखिए, अगला आता है रॉलेट एक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है कब? 1918 में हो गया। उसके बाद 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। जैसा कि गांधी जी और भारत के वह लोग सोच रहे थे, क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा किया था, तो वे लोग ये सोच रहे थे कि ऊपर हमने जो चर्चा किया था वही सब होगा। जब अंग्रेजों से इनका मामला हुआ समझौता वाला, तो इन्होंने कहा कि जो हम कहे होंगे वही सब होगा, लेकिन पता चला कि वो सब क्या है, वो हमारे एकदम विरुद्ध है। तो गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे। तो बहुत पहले ही दिए थे ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो इसी बीच आ गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो भारत में कहीं भी 3, 4, 5 अगर भारतीय लोग आपस में बात करते मिले तो उनको क्या करो? टैक्स गिरफ्तार कर लो, है ना? जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील बताए आप गिरफ्तार के लिए, और ना इसका कोई वकील है और ना ही इसकी कोई अपील। हम भाई अपील कहां करने जाएंगे? कोई मतलब नहीं, झूठ है। धारा 144 लागू कर दिए। तो इसीलिए रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, या फिर इसको काला कानून ही जाना जाता है। क्या नाम दिया गया इसका भैया? काला कानून। काला कानून के नाम से भी इसको जाना गया। इसी रॉलेट एक्ट के तुरंत बाद 1919 की एक और प्रमुख घटना होती है, जलियांवाला बाग नरसंहार। शांति से सड़क पे मोमबत्ती लिए अपना जुलूस निकाल रहे थे, शांति से। इसके विरोध में, किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसकी घटना देखिए। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे नेता का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन। बेवजह की इनकी गिरफ्तारी कर ली गई अंग्रेजों के द्वारा। कोई वजह नहीं था, कोई वजह नहीं, जबरदस्ती इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया और कई जगहों पर क्या हो गई? हिंसाई, कि भाई आप जबरदस्ती जो गिरफ्तार कर ले रहे हैं, हम आपस में 2-3 लोग खड़े होकर अगर बातें करें तो उसमें तुम्हारा क्या दिक्कत है? उसी समय हमारे बड़े बड़े दोनों नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। किसको किसको गिरफ्तार किया गया था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की। चलिए, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए। उसके बाद क्या है? अमृतसर शहर में एग्जैक्ट तिथि जो है
13 अप्रैल 1919 को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। भाई का जो मकान था, ये मान लीजिए उसका मकान है, ये मकान और मकान है और ये अब मैदान है। तो इसी मैदान में शांति से ये लोग क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे और अचानक जो है कि चट्टा ने क्या किया, सबके ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना कांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 और घायलों की संख्या मात्र 1200 बताई गई। वैसे सरकारी आंकड़ा कम बताया जाता है कि जिसे कहीं पुल उल गिला या कहीं कुछ हुआ या फिर और कहीं कुछ ऐसी घटना घटी, मरे हैं 2000 लोग बता दिया जाता है, 200 लोग, ताकि मतलब विद्रोह आक्रोश ना होने पाए और ज्यादा। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला नरसंहार क्यों हुआ? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था वो भी आप समझ गए, ठीक। 1919 में ही अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसकी जांच करने के लिए 2 कमेटी बनाई गई। एक अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था हंटर आयोग, और एक कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा बनाई गई जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया हंटर आयोग था उसने इसको क्या बताया, सही बताया। इसमें यह बताया कि भीड़ में ही आपस में ही गोली हो गई, मतलब इसमें अंग्रेज अधिकारियों की कोई गलती नहीं है, कोई अंग्रेज अधिकारियों की गलती नहीं है। तब जब भारतीयों ने ये सुना तब अंग्रेजी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक तहकीकात कमेटी बनाई, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, समाप्त। तो रॉलेट एक्ट हंटर आयोग और तहकीकात, किस घटना को जांच करना था? जलियांवाला बाग नरसंहार को जांच करना था। यहीं पर नोट कर देते हैं, हंटर आयोग, हंटर आयोग, ठीक, जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अब अगला इसी के तुरंत बाद देखिए 1919 से 1922 खिलाफत आंदोलन। देखिए ये क्या है, उस समय तुर्की के खलीफा सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था। उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया गया। अंग्रेजों को उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। भाई साहब कौन थे, क्या नाम था उनका? कमाल पाशा। क्या नाम था? कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा। अब मुस्तफा कमाल पाशा के विरुद्ध जब अंग्रेज लोग भारत में विरोध किए, अब बंगाल विभाजन मुस्लिम लीग वाला मामला खत्म हो गया अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने कहा यार हम तो इनको अलग पे सारा सब कुछ दे रहे थे, उसके बाद ये हमारा ही विद्रोह करना शुरू कर दिए। उनको ये नहीं पता कि हमारे गुरु को क्या कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो भैया जब वहां कमाल पाशा को डिस्टर्ब किए तो सीधी सी बात है, भारत में अंग्रेजों ने क्या शुरू कर दिया? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में हुई। आगे देखिए, गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया, क्योंकि मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करना था? जोड़ना था। भैया अपने ही आदमी तो थे, उनको अंग्रेजों ने अलग किया था। प्रारंभ में इस आंदोलन के नेतृत्व अली बंधुओं द्वारा, कौन कौन थे भैया? शौकत अली, और दोनों सगे भाई थे ना, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था। परंतु बाद में इसे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया, क्योंकि भाई गांधी जी उस टाइम बड़े चेहरा थे सबसे, तो इस टाइम बाद में किसको दे दिया गया? गांधी जी को दे दिया गया। देखिए आपको यहां पर देखना है 1917 चंपारण, 1918 अहमदाबाद, इसका क्रम बहुत पूछा जाता है। 1918 खेड़ा, 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार,
समाप्त 1919 रॉलेट 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1919 में आपका क्या होता है? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, काहे हुआ, तो सारा सब कुछ इसमें क्लियर है। अगला आपका आता है असहयोग आंदोलन। जब गांधी जी को यह लगा कि अब अंग्रेज लोग कोई बात नहीं सुनने वाले हैं, भाई खिलाफत आंदोलन हुआ, उसमें भी अंग्रेजों की प्रतिक्रिया देख लिए। अब गांधी जी ने क्या किया, 1920 मुस्लिम भाइयों को लिए और अपने सब लोगों को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिए और 6 महीने के अंदर, मात्र 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा, चंदा जमा हुआ, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। आइए देखते हैं। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा 1 अगस्त को 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा 1 अगस्त 1920, इसकी एग्जैक्ट तिथि पूछी जाती है, किस दिन ये शुरू किया गया। यह आंदोलन क्या होना चाहिए, अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने किताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनाव का बहिष्कार करना था। अंततः करों का भुगतान करने से भी क्या करना था, इन लोगों को मना करना था। गांधी जी ने भी अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि क्या कर दी, त्याग दी। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने और सर की उपाधि किसने, श्यामलाल। बहादुर की उपाधि भी किसी ने, त्याग दिया था। तो सर की उपाधि, बहादुर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि और कैसर हिंद जैसी उपाधियां जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय नेताओं को दी गई थी, वो पूरी तरह से क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। और जब समाप्त कर दी गई तो यह अब आंदोलन क्या हो गया, तीव्र हो गया। और इस आंदोलन में 6 माह में 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, 1 करोड़ रुपया। इसमें बूढ़ों ने भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया, महिलाओं ने अपने जेवर बेच बेच के पैसे दिए, मजदूर वर्ग दिया। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था कि जिस क्षेत्र में पैसा, जिस क्षेत्र का यहाँ ना आया हो। ठीक, असहयोग आंदोलन के बाद अगली एक घटना घट जाती है, चौरा चौरी कांड। कब होता है, 5 फरवरी। इसका भी एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है। गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्या होता है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा किसानों की एक जुलूस पर मुस्लिम पुलिस वालों द्वारा क्या चलाई गई, गोली चलाई गई और थाने को जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी। भाई जब नाजायज अंग्रेजी पुलिस वालों ने भारतीयों के ऊपर गोली चलाना शुरू किया तो भारतीय भीड़ भी क्या हो गई, आक्रोशित हो गई और ले जाके 22 अंग्रेजों को भूज दिया, 22 में 22 को। और असहयोग आंदोलन को बताया गया था अहिंसक होगा। बस गांधी जी ने क्या किया भैया, अब इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख समाप्त करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा राष्ट्रीय संकट है, अब तो हम लोग जीतने वाले थे, लेकिन अगर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हो जाएंगे। इसके साथ ही कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना भी की, परंतु गांधी जी अपने इस फैसले पर डटे रहे और बाद में सबने इस फैसले को क्या कर लिया, स्वीकार लिया। इस फैसले के लिए जो बैठक हुई, बैठक कहां हुई थी, 1922 बारदौली। बारदौली आपका कहां है, गुजरात, बारदौली।
और 1928 में एक सत्याग्रह भी होता है जिसका नाम रखा गया बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली मीटिंग की अगर बात करेगा तो 1922 मीटिंग में असहयोग आंदोलन के निर्णय करने का लिया गया। लेकिन 1928 जो बारदौली सत्याग्रह हुआ वो किसके द्वारा किया गया था? बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनको वहां की महिलाओं ने ही कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि से नवाजा था। ठीक, उसके बाद स्वराज पार्टी 1923। ठीक, देखिए 12 फरवरी 1922 12 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन क्या हो गया? स्थगित हो गया। आंदोलन क्या हो गया? स्थगित हो गया। क्लियर? के बाद आता है स्वराज पार्टी 1900, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके द्वारा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, इन्होंने स्थापना की, एक नई पार्टी की स्थापना की। और ये पार्टी कहां पर बनाई गई? तो इलाहाबाद में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में मार्च 1923 को एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? दो लोगों के द्वारा की गई। कौन कौन उसमें थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कहां पर की गई? तो इलाहाबाद में की गई। उसके बाद अगला आता है 1923 के बाद 1924। 1924 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1924 क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहां पर हुआ? बेलगांव। कहां पड़ेगा आपका? कर्नाटक। कहां पड़ेगा? कर्नाटक। महात्मा गांधी क्या किए? इसकी अध्यक्षता। गांधी जी यही एकमात्र ऐसा अधिवेशन कांग्रेस था जिसकी क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन जिसमें क्या किए थे? गांधी जी इसकी अध्यक्षता किए थे। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? गांधी जी के द्वारा की गई। कहां पर हुआ? बेलगाम। कहां पर है? कर्नाटक। कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का 40वां अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन। ठीक, किसने इसकी अध्यक्षता की? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। साइमन कमीशन 1928। लेकिन इससे पहले 1925 की एक घटना थी। 1925 की घटना, इससे पहले हम लोग यहां पर लिख देते हैं 1925 क्या है? काकोरी कांड। आज इसका नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। इसमें कितने क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई? 3 क्रांतिकारियों को, और एक रोशन सिंह जो जुड़े नहीं थे। अब उसमें एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था अशफाक उल्ला खां। इनको कहां दी गई? इनको दी गई फैजाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर। इससे जुड़े अभियुक्त नहीं थे, लेकिन इसी समय एक और लाल को फांसी हो गई जिसका नाम था रोशन सिंह को। कहां पर होती है? इलाहाबाद। जो इस घटना से जुड़े अभियुक्त नहीं थे, फिर भी इनको फांसी हो गई थी। आप देखिए, उसके बाद साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से
मुंबई पहुंचा। विलायत मतलब ब्रिटेन से। दादी वादी देखिए आज भी गाँवों में कहते हैं अरे आप बिल्लाइत से आए हो। बिलायत मतलब उसको बिलायत, वो लोग बिलायत नहीं कह पाती थी तो बिल्लाइत बिल्लाइत कहती थी, तो वही बिल्लाइत पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो काले झंडे और साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नारे दिए गए। इसका गठन कब हुआ था? का गठन ब्रिटेन में ही हुआ था 1927 को। इसका उद्देश्य ये था कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसको ये जांच करेगा, लेकिन ये 10 वर्ष बाद आना था, इसको 1929 में आना था, लेकिन ये पहले ही आ गया। ये आया इसलिए कि चलो देखो यार भारतीयों की स्थिति भारत में मजबूत हो रही है, उनको हटाओ नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आनंद फानन में इसको अंग्रेजों ने कब भेज दिया? 27 में, है ना, जिसको गो बैक साइमन, वापस जाओ साइमन कहा गया। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस के लाठी चार्ज के कारण कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय जी की क्या होती है? तो कौन ऐसे हमारे क्रांतिकारी थे जिनको लाठी चार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? तो कौन थे भैया? लाला लाजपत राय। लाठी, लाला लाजपत राय, लाठी से ही उनका अंत हो गया। और उसके बाद यहीं से नारा लगा दिया गया, साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन। ठीक। 1929, 1928 की घटना हो गई। 1929 हम लोग देख लेते हैं। 1929 में क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? लाहौर में। अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। इसी में क्या किया गया? पहली बार क्या हो गई? पूर्ण स्वराज की मांग हुई। पहली बार क्या हुई? पूर्ण स्वराज की मांग। तो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसके तो किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1929। कहाँ हुआ था? तो मतलब किसके द्वारा किया गया अध्यक्षता? जवाहरलाल नेहरू। और इसी समय ही पूर्ण स्वराज की क्या की गई थी? मांग की गई थी। 1900। इसके बाद इस एक घटना और आपकी आती है 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930। क्या? दांडी मार्च, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 तक चला। दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर कहां तक? दांडी। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब ये कहां से कहां तक था? तो कहां से? साबरमती से दांडी तक, गुजरात तक चला। गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया और इसकी दूरी 201। अंत तक इसमें 30,000 से अधिक 30,000 से अधिक सहयोगी हो गए। शुरुआत कितने लोगों से हुई थी? मात्र 78 लोगों से। और वहां तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गए? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नमक। का उद्देश्य था नमक कानून तोड़ना। इसका उद्देश्य क्या था? नमक कानून तोड़ना। अगला देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। 12 नवंबर 1923 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक पूरा चला था। टोटल कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। जॉर्ज पंचम उस टाइम ब्रिटिश सम्राट हुआ करता था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होते थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लेकिन तीसरे वाले में अलग हो गए। तीसरे वाले में अलग हो गया था। ब्रिटिश राजनीतिक दलों ने 16 प्रतिनिधि देशी रियासतों से और 16 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता टोटल थे। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था।
टोटल कितने अनुयायी थे? 89, टोटल 89 थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को शुरू हुआ, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। यह सम्मेलन कहाँ हुआ? अरे लंदन में तीनों हुआ था, तीनों, और इसी में ही गांधी जी भाग लिए थे ना, गांधी जी भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से, गांधी जी भाग लिए थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी वह कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे जो भाग लिए थे। महिला प्रतिनिधि कौन थे भैया? सरोजनी नायडू, बेगम जहां आरा, शाह नवाज। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। दलित वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो तीनों में भाग लिए थे। मुसलमानों में आगा खां, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसके बाद अगला आपका आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन देखिए, उससे पहले की वो घटना थी, लेकिन तृतीय समझ लीजिए तब देखिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में चला। उस टाइम वायसराय कौन हो गया? लॉर्ड वेलिंगटन। तीसरे में कौन वायसराय हो गया? लॉर्ड वेलिंगटन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री वही थे, रैमजे, और शासक कौन हो गए? जॉर्ज पंचम हो गए। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया, मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसमें थे, डॉक्टर अंबेडकर। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर थे। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को, पूना पैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने के बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरोदा जेल में आमरण अनशन किया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसको क्या नाम दे दिया गया? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें कितनी? 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 143 कर दी गई। इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के क्या हुए? हस्ताक्षर। इसको किस नाम से जाना गया? पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। अगला आपका आता है 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया और 1937 में पूरी तरह से लागू हो गया। उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर यह आधारित था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थी, इसी कारण इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन उसमें भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं की गई थी। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था, सेकेंड वर्ल्ड वार। 1940 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। 1942 में क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना, लेकिन अब भारतीय लोग चालाक हो गए। उनकी इच्छा थी 1940 में वहां का चर्चिल पीएम बना। उसने सुना कि अगर भारतीय इस युद्ध में शामिल होंगे, पहले वाले में हम लोग मजा काटे ही थे, दोबारा भी मजा काटेंगे, लेकिन भारतीयों ने क्या किया? 11 प्रांतों में 8 अगस्त 1940 को इस्तीफा दे दिए। इसके कारण अगस्त प्रस्ताव कहा गया। और इसको क्या कहा गया? क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा उत्तर दिनांकित चेक। टूटते हुए बैंक का चेक है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। उसी समय क्रिप्स मिशन, देखिए इस आंदोलन को
अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया गया। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर गांधी जी गिरफ्तार हो गए। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगंखा पैलेस में कैद कर रखा गया था और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने को हो रही थी, परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई बना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक, ये समझ सकते हैं कि हम लोग अंतिम आंदोलन था, इसके बाद कोई आंदोलन भारत में नहीं हुआ था, तो ये भारत का अंतिम आंदोलन, भारत का अंतिम आंदोलन, भारत का अंतिम आंदोलन था। ठीक, अगला है 1945 शिमला सम्मेलन, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1945 शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया, हाँ ठीक है, या भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक हुई, जिसको किस नाम से जाना गया, शिमला। तो शिमला सम्मेलन 1945 हम कह सकते हैं कि एक बड़े बड़े भारतीय नेताओं और उस टाइम वेवेल, उस टाइम भारत का वायसराय था, दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जिस नाम से जाना गया, शिमला सम्मेलन के नाम से जाना गया। या वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक ये चला और यह शिमला सम्मेलन अंत में क्या हुआ, विफल साबित है। क्या हो गया, विफल साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी बातें ज्यादातर थी वो अंग्रेजों के पक्ष में थी, जो कि भारत अब पूरी तरह से एकदम जीत रहा है, आजाद होने कगार पे है। ऐसे समय तुम कह रहे हो कि नहीं हम शासन करेंगे, तो हो सकता है, कभी नहीं, ये पूरी तरह से विफल हो गया। 1942 कैबिनेट मिशन नहीं, बल्कि ये आपका होगा 1946। क्या होगा ये, 1946। तो 1946 आपका क्या आता है, कैबिनेट मिशन। 1946 गठन की बात करेगा 14 मार्च, अब भारत पहुंचा 14 मार्च गठन हुआ, 24 मार्च भारत के लिए एक संविधान निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना। एक संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा तैयार करेगी ये, और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्य परिषद की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी, और वही कार्य परिषद क्या करेगी, भारत के लिए एक नया संविधान बनाएगी। ठीक, अब उसके बाद शिमला सम्मेलन 1947, 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया, और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। भारत का विभाजन क्या है, अब अनिवार्य है, अब भैया कुछ हो नहीं सकता है। वह तुरंत जो है 3 जून 1947 भारत विभाजन योजना कर दिया। भारत विभाजन योजना पेश किया गया, भारत विभाजन योजना पेश किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश अब बना दिए गए। इधर आप देख रहे हैं, ये इधर पाकिस्तान बन गया, और इधर आपका पूर्वी पाकिस्तान, जो आज वर्तमान समय में किस नाम से जाना गया, बांग्लादेश 1971, और बीच में आपका क्या हो गया, भारत हो गया। तो इस प्रकार 1885 से लेकर के 1947 तक का जो सफर रहा है, ये आधुनिक भारत के आंदोलन का इतिहास के शानदार रहा है। इसमें एक क्लास और आपको देंगे। अब इसमें जो चीज है वो चीज वहां पर नहीं होगी, वहां पर कुछ क्रांतिकारियों से जुड़े नाम होंगे, उससे संबंधित नाम होंगे, वो अगली क्लास में। दोनों क्लास के बाद
संपूर्ण आंदोलन से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आसानी से निकल। और अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए